मोदी फैक्टर लेटेंट है, वो डोमिनेंट नहीं है इस इलेक्शन में। और अगर आप जाएंगे तो लोकल फैक्टर्स, कंस्टिट्यूएंसी वाइज कैंडिडेट का सिलेक्शन, इंटरनल बिकरिंग, ये सब सारी कंस्टिट्यूएंसी में अक्रॉस द बोर्ड मिलेगा। देयर आर मेनी चेंजेस। हमारे पढ़ने लिखने के साथ हमारी सेफ्टी, सिक्योरिटी, हर चीज़ में चेंज आया है। सोसाइटी में बाइफिकेशन है कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर, और ये जमीनी स्तर पे है। जिस कास्ट का आप सेंसस करवा करके पीठ थपथपा रहे हैं, तो फिर चुनाव में जब आप कैंडिडेट तय करते हैं तो फिर वो प्रतिनिधित्व क्यों नहीं मिल पाता है? सारा यूथ जो है रोजगार की बात कर रहा है कि जब हमारी पढ़ाई खत्म हो जाएगा तब हम क्या करेंगे। किसी भी विश्वविद्यालय में कैंपस प्लेसमेंट की सुविधा नहीं है, खत्म हो चुकी है। इतने मतलब 10 साल से नरेंद्र मोदी सरकार में है, पहले तो माननीय कहते थे, अब नहीं कह पाते हैं, इच्छा नहीं होती। बेरोजगारी दर इतना बढ़ा है, रोजगार बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन इस पे बात नहीं करेंगे। वो बात करेंगे पॉपुलेशन इतना बढ़ गया है, मुसलमानों ने इतना जनसंख्या बढ़ा दिया है। अरे भाई, आपके यहाँ सबसे ज्यादा कामगर, सबसे ज्यादा काबिल मजदूर भी मुसलमान है, कभी आप इस पे बात नहीं करते हैं। एक इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरहॉल हुआ, लेकिन नीतीश जी फंस गए बिजली, सड़क, पानी, थोड़े से शिक्षा, थोड़े से स्वास्थ्य में, बस। वेलकम टू अनदर इलेक्शन शो। न्यूज़ लॉन्ड्री द न्यूज़ मिनट का इलेक्शन का कारवां बिहार में है। हम आज बिहार पटना में हैं। पटना की और बिहार की ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी है ये पटना यूनिवर्सिटी। बिहार की राजनीति में आप जिन भी तमाम बड़े चेहरों को देखते हैं, चाहे वो लालू यादव हों, नीतीश कुमार हों, यशवंत सिन्हा हों, और इसके अलावा रविशंकर प्रसाद हों, हाल ही में जिनका देहांत हो गया भारतीय जनता पार्टी के नेता सुशील मोदी, ये तमाम सारे लोग जो बिहार की राजनीति को बनाते बिगाड़ते आए हैं, ये लोग इसी ऐतिहासिक पटना यूनिवर्सिटी से जुड़े रहे हैं। आज हम पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे मॉर्निंग शो में। इसके अलावा हमारे साथ इंडियन एक्सप्रेस के असिस्टेंट एडिटर हैं, कई सारी किताबों के लेखक हैं, संतोष कुमार सिंह, उनसे भी बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि बिहार की ये जो चुनाव है वो किस तरफ करवट ले रहा है। थोड़ा सा बिहार की मैं राजनीति की जो मौजूदा परिस्थिति है उसके आंकड़ों की बात करूं। दो बड़े गठबंधन आमने सामने हैं। एक तरफ एनडीए का गठबंधन है जिसमें मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की जेडीयू है। 17 सीटों पर भाजपा लड़ रही है, 16 लोकसभा सीटों पर जेडीयू लड़ रही है, और बाकी 7 की सीटें उनके दूसरे एलाइज के पास है। इसी तरह से महागठबंधन का हिस्सा है दूसरी तरफ जो इंडिया अलायंस है, जिसमें कांग्रेस पार्टी 7 सीटों पर लड़ रही है, 9 सीटों पर लड़ रही है, 23 सीटों पर आरजेडी लड़ रही है, और कुछ सीटों पर लेफ्ट पार्टियां हैं जो 3 वो लड़ रही हैं। ये एक मुख्तसर सी स्थिति है, यहाँ के परिदृश्य हैं। बिहार कई सारी चीज़ों के लिए जाना जाता है। हाल फिलहाल में जो 2 चीज़ें बहुत बड़े पैमाने पर बिहार की राजनीति से हमारे सामने आई, उसमें एक है बिहार का कास्ट सेंसस, दूसरा एक बड़ी समस्या के तौर पर भी देखा जाता है। देश का दूसरा हिस्सा उसको मैन पावर रिसोर्स के रूप में देखता है, वो है यहाँ से माइग्रेशन। बिहार से जो पलायन की स्थिति है बड़ी, आप कहें, भयावह है, बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है। 50% से ज़्यादा जो एडल्ट पॉपुलेशन है, जो कामकाजी उम्र की पॉपुलेशन है, वो बिहार से बाहर चली जाती है कामकाज की तलाश में, चाहे वो स्किल्ड लेबर हो, चाहे अनस्किल्ड लेबर हो, सबके साथ ये दिक्कत है। महिलाओं के मामले में थोड़ा सा स्थिति अलग है, पुरुषों के मामले में ये और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, 70% तक चला जाता है। तो मैं सबसे पहले थोड़ा संतोष सिंह से एक मोटी से इन पूरी स्थितियों में जो बिहार में चल रहा है उस पर बातचीत करता हूं, और फिर हम यहाँ के तमाम जो यूनिवर्सिटी के छात्र हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। संतोष जी, जो इस समय बिहार में चुनाव की स्थिति है, क्या मुद्दे सामने निकल कर आ रहे हैं जो इस समय बिहार की राजनीति को आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में नतीजों को प्रभावित करेंगे? 3, 4, 5 कुछ पॉइंट्स में अगर हमको थोड़ा सा समझा सकें, और साथ में ये भी कि किसको कहाँ पर बढ़त है, कहाँ पर कौन पिछड़ रहा है। ब्रॉडली अभी तक जितने अब 2 फेज मात्र बचे हुए हैं, 5 फेज और 7 फेज में यहाँ बिहार में इलेक्शन हो रहा है, 5 फेज में, तो आप ब्रॉड एक कॉमन थ्रेड आपको मिलेगा। आप ऑफकोर्स गरीबी, महंगाई, ये सब एक ब्रॉडली सब अक्रॉस द बोर्ड सब बोलते हैं, लेकिन आप अगर वो कीजिएगा तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी फैक्टर है कि एक पर्सनालिटी है, हु इज नेक्स्ट, एक आदमी है जो कि कंट्री को रूल कर सकता है, और दूसरी तरफ कोई लीडरशिप नहीं है। एक इसकी चर्चा होती है। दूसरी चर्चा जो है लाभार्थी स्कीम की है।
लाभार्थी स्कीम में सबसे टॉप पर फ्री राशन स्कीम है और उसकी चर्चा ज़्यादा जो है दलित जो शेड्यूल कास्ट सेगमेंट में है वहाँ ज़्यादा है। उसके अलावा आयुष्मान योजना, उज्ज्वला स्कीम और जिस तरह से वुमेन एम्पावरमेंट हुआ है उसकी चर्चा है। एक जो कास्ट न्यूट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी नीतीश कुमार ने भी क्रिएट की है और नरेंद्र मोदी ने भी क्रिएट किया है, उसकी चर्चा है। और थर्ड जो मुद्दा है वो यूथ फैक्टर है। जो यूथ फैक्टर में मैं थोड़ा सा उसमें देख रहा हूँ कि स्प्लिट देख रहा हूँ। तेजस्वी ने जो जॉब का थीम लिया है, जो कि उन्होंने 2020 में भी 10 लाख जॉब नौकरी का लिया है, फिर 3 से 4 लाख नौकरियां दी, बोला कि करीब 2-3 लाख का और था कि प्रस्तावित था, जो हो जाता उसके पहले ही गठबंधन टूट गया। तो उसको लेके क्राउड का, यंग क्राउड का ट्रैक्शन काफ़ी है। तो मुझे लगता है कि इस तरह 3 मुद्दे जो हैं, मोदी फैक्टर लेटेंट है, वो डोमिनेंट नहीं है इस इलेक्शन में। अच्छा। जैसे 19 में क्या था कि 19 में पुलवामा पावर्ड था, बालाकोट था, 14 में एक नए लीडरशिप का अराइवल था। इस पर क्या है कि भाई चलो कोई बढ़िया नहीं है तो इसको दिया जाए, क्यों सामने में कोई नहीं है, वो लेटेंट है। और अगर आप जाएंगे तो लोकल फैक्टर्स, कंस्टिट्यूएंसी वाइज कैंडिडेट का सिलेक्शन, इंटरनल बिक्रिंग, ये सब सारी कंस्टिट्यूएंसी में अक्रॉस द बोर्ड मिलेगा। अब जैसे हिना साहब लड़ रही हैं, साहबुद्दीन की पत्नी लड़ रही हैं सिवान से, वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, बट शी वुड डिसाइड, वो डिसाइडर होंगे कि आरजेडी जीतेगा, वो जीतेगा, क्योंकि उनकी एक अपनी फॉलोइंग है, उनकी पति ने फॉलोइंग बनाई है। तो इस तरह के लोकल फैक्टर्स डोमिनेट करते हैं। अगर आप किसी से पूछिएगा, जिसे आपने मुझसे पूछा, तो महंगाई, बेरोजगारी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये डिसाइडर है उनके वोट देने के लिए। मे बी इन यंग क्राउड, इन यूथ, अमंग स्टूडेंट्स, वो हो सकता है। तो मैं ब्रॉडली ये 3-4 इशू देख रहा हूँ। इसको लेकर इस बार कोई इमोटिव इशू नहीं है, कोई राम मंदिर का एक वो भी थोड़ा सा मुझे लगता है दबे फॉर्म में होगा। तो मिला जुला के मोदी फैक्टर, लेटेंट मोदी फैक्टर, जॉब्स, लाभार्थी स्कीम, ये 3 चीजें मैं देखता हूं कि इस इलेक्शन को एक बड़ा फ्लैग के तौर पर यहाँ पर दिखाया गया था, पुश किया गया था जब आरजेडी के साथ नीतीश कुमार सरकार में थे, और वो था कास्ट का जो सेंसस कराया गया। और कास्ट सेंसस में एक बड़ी चीज़ उभर कर जो सामने आई थी वो ये थी कि यहाँ पर जो ओबीसी जातियाँ हैं वो 62-63% के आसपास हैं, और उसके बाद दूसरे नंबर पर दलित जातियाँ हैं, आदिवासी जातियाँ हैं उनका, और सबसे कम सवर्ण जातियाँ थी जिनका प्रतिशत में आंकड़ा करीब 15 से 16% के आसपास था। ये किस तरह से कोई किसी तरह से रोल प्ले कर रहा है बिहार की पॉलिटिक्स में इस बार? अब देखिए इसमें क्या हुआ ना कि नीतीश जी जब उस कैंप में थे, आप ये देखिए बिहार के सोशलिस्ट पॉलिटिक्स को समझिए, करीब 3 दशक से ज़्यादा, 90 से अगर आप लें तो 34 वर्ष हो गया, तो सोशलिस्ट पॉलिटिक्स ने डोमिनेट किया है। बीजेपी साथ में आए हैं, एलआई के रूप में आए हैं, वो बी टीम रही है, नीतीश कुमार ही ए टीम रही, चाहे लालू जी और राबड़ी देवी ने रूल किया या फिर नीतीश जी ने थोड़े से जीतन राम मांझी आए उनका रूल किया। तो अब सोशलिस्ट पॉलिटिक्स के पास कुछ नहीं बचा हुआ था। कोटा रिजर्वेशन खत्म हो गया था, सोशल जस्टिस एक स्लोगन के रूप में एक तरह से घिसा पिटा हुआ था। तो अब इनके पास बचा हुआ था कास्ट सेंसस। तो नीतीश कुमार को लगा कि एक कास्ट सेंसस का मुद्दा लेते हैं तो मैं एक नेशनल अपील होगा, एक राष्ट्रीय फलक पर मैं उभरूंगा, जिसको कि कांग्रेस ने भी थोड़े से जो असेंबली इलेक्शन में उसमें राहुल गांधी ने इसकी चर्चा की, लेकिन नीतीश कुमार के लिए प्रोजेक्शन में नहीं काम आया, इनको नेशनल कन्वीनर नहीं बनाया गया। तो जब बीजेपी ने कहा कि भाई असेंबली में तो हमने भी तो सपोर्ट किया था, जब 2-2 बार रिजोल्यूशन पास हुए हम भी उसमें एलाए थे, भले ही नेशनल लेवल पर बीजेपी ने, एनडीए गवर्नमेंट ने उसको सपोर्ट नहीं किया, लेकिन हमने यहाँ किया। तो कहीं ना कहीं जब नीतीश जी क्रॉस ओवर करते हैं एनडीए में फिर से, तो ये चीज़ें फिर से डाइल्यूट हो जाती है। तो है, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कास्ट सेंसस मुद्दा नहीं है। तो अब क्या है कि आप फील्ड में अगर आप जाएंगे, मैंने ये चूज किया था नीतीश कुमार का गांव नालंदा में कल्याण बिघा चला गया था, यहीं देखते हैं कि क्या हालचाल है। तो लोग जो है अपने इनकम को मैसिवली अंडर प्ले कर रहे हैं। अच्छा, जिनका मतलब घर में आप जाएंगे तो आपको फ्रिज का पानी पिला रहेंगे, इनकम पूछिएगा बता रहा है 6000। जैसे आप लाभार्थी योजना में 80 करोड़ बता रहे हैं कि लेने, एक तरफ आप ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, एक तरफ कहते हैं कि 80 करोड़ गरीब हैं, ये नहीं हो, दोनों बातें सच नहीं हो सकती है ना। तो इसमें सिर्फ जो मिला है लोगों को, अगर कहिए कास्ट सेंसस में, तो नंबर ऑफ कास्ट मिला है कि क्या सोशल कॉम्बिनेशन है, जिसे आपने बताया कि 63% के हुआ, उसका एक तुरंत ये रिस्पांस हुआ कि 10% बढ़ा करके अब कंप्लीट कैप अगर 10% ईबीएस कोड ईडब्ल्यूएस जोड़ देंगे तो 75 का कैप हुआ है। तो वो इन्होंने कर दिया है। वो जितने भी सोशलिस्ट पॉलिटिक्स का था वो एक तरह से कहिए, लेकिन इसकी चर्चा इलेक्शन में नहीं है ना, ऐसे कि भाई चौंक चौराहे पर इसकी चर्चा। और अगर नीतीश जी इस कैंप में होते, क्योंकि कोई प्ले अप करने के लिए नहीं है, सोशल जस्टिस कह रहे हैं, तेजस्वी ने
सबको क्रिस्टलाइज करके एक ही बात बोला है, नौकरी देंगे, नौकरी। इस विभाग में इतना देंगे, और उसके लिए उसको क्राउड मिल रहा है, एंड आई थिंक ही इज फेयर। तो नौकरी वाला एक मुद्दा है जो कि एकदम कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा है। रेजोनेट कर रहा है। एक और चीज मैं आपसे जान लेना चाह रहा हूँ लगे हाथ, और फिर हम छात्रों के पास आएंगे। वो जी। ये था कि नीतीश कुमार ने, और ये एक पैटर्न ट्रेंड के तौर पर देखा जाए तो पूरे देश में करीब करीब ये उभर कर आ रहा है कि महिला कंस्टिट्यूएंसी एक बनकर उभर रही है, औरतों का अपना एक अलग, और वो फिर घरों के अंदर की चाहे जो भी क्वेश्चन हो, एक इंडिपेंडेंट वोटर के तौर पर अपनी पहचान बन रही है। नीतीश कुमार ने भी उस कॉन्स्टिट्यूंसी को क्रिएट करने में, खड़ा करने में बड़ा एफर्ट लगाया काफ़ी टाइम पर। और पिछला चुनाव जो विधानसभा का था, उसके पहले जब उन्होंने शराबबंदी आदि की, तो उसके बाद से उन्होंने काफ़ी एक कंसर्टेड एफर्ट था उनका वुमेन कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने का। इस बार वो किस तरह से हो रहा है, क्योंकि पिछले बार के दो चुनावों के वोटिंग परसेंटेज को देखें तो औरतों ने डोमिनेट किया पुरुषों के मुकाबले वोटिंग को। तो कहीं ना कहीं उसका असर है कि अगर उनको कुछ दिया जा रहा है तो बदले में वो अपने वोट से अपना समर्थन जता रही हैं, और पुरुषों से करीब 5% ज़्यादा था पिछला चुनाव का जो उनका वोटिंग परसेंटेज था। तो ये इसको कैसे देख रहे हैं इस चुनाव में? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आप जो बोल रहे हैं ना कि वुमेन कंस्टिट्यूंसी का 6 से, अगर आप डिफरेंट फेजेज में देखेंगे, 6% से 10% का सर्ज है पुरुषों की तुलना में अगर देखेंगे। और ऐसे भी एग्जाम्पल्स आपको फील्ड में मिलेंगे कि पत्नियां किधर वोट किसी और कैंप को दे रही है, पुरुष और को दे रहे हैं। किसी का कास्ट कंसिडरेशन है, वो कहते हैं, जैसे कि मैं एक बैरगाछी गांव गया था जहां की भोला पासवान शास्त्री मुख्यमंत्री हुए थे, एक दलित विलेज पूर्णिया का। तो वो सिंपल अपनी भाषा में कहेंगे कि तो मोदी के खाई चाहिए तो मोदी ने वोट देवे, मतलब। और ये कॉमन थ्रेड है, नॉट जस्ट अबाउट वन कंस्टिट्यूएंसी वन विलेज। तो एक जो वुमेन एम्पावरमेंट का, जिसे नीतीश ने 50% का रिजर्वेशन दे करके पंचायतों में किया, इसके पायनियर तो मैं मानूंगा कि कर्पूरी ठाकुर ने सबसे पहले 3% महिलाओं को 1978 में रिजर्वेशन दिया था। तो नीतीश जी जब आए तो जो नर्सरी में एक तरह से कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर ने उगाया था, उसको एक बड़े प्लेटफॉर्म पर, जिसे स्कूल का फी वेवर जो है, महिलाओं का फी वेवर, और साइकिल स्कीम बहुत उनका। अगर 29 जी से हम लोगों ने पूछा था कि एक चीज़ बिहार के बारे में क्या बताना चाहेंगे, तो मैं बोला कि एक चित्र अगर बनाऊंगा तो साइकिल चलाती हुई लड़की बनाऊंगा, ये मेरा एक लास्टिंग लेगेसी होगा। तो मैं इस चीज़ को मानता हूँ। इसको पॉलिटिकल साइंटिस्ट सहवाल गुप्ता बोला करते थे, जो कि मैंने पहले भी यूज किया है, कि एक कास्ट न्यूट्रल कंस्टिट्यूंसी ऑफ वुमेन क्रिएट किया। इसी चीज़ को नेशनल लेवल पर मोदी जी करते दिखाई दे रहे हैं। लाभार्थी योजना के फॉर्म में जो भी है, उसके बैंक अकाउंट होगा, जो भी होगा, सब महिलाओं को पास जाएगा। मैं अब इसी चीज़ को महिलाओं के जरिए के नज़रिए से आगे बढ़ाता हूँ और छात्रों के पास आता हूँ। आप लोग बताएं, ये जो इश्यूज़ थे महिलाओं के, कैंपस में किस तरह की स्थितियाँ बदली हैं, जो स्कीम्स आई हैं, आप लोगों को लगता है कि उन स्कीम से वास्तव में आप लोगों को फ़ायदा हुआ है और वो चीज़ें बदलाव ला पा रही हैं, आप लोगों के अंदर ये भरोसा दे पा रही हैं कि हाँ, माहौल ऐसा है कि जहाँ आप सिर्फ पढ़ लिख नहीं सकती, इसके बाद भी और सारे काम कर सकती हैं, कामकाज की दुनिया में आगे बढ़ सकती हैं? सबसे पहले आप लोगों से, आप बोलें। बिल्कुल, मुझे लगता है कि बहुत सारे चेंजेस आए हैं। मतलब इफ़ वी कंपेयर अर्लियर विद राइट नाउ प्रेजेंट सिचुएशन, देयर आर मेनी चेंजेस। हमारे पढ़ने लिखने के साथ हमारी सेफ्टी, सिक्योरिटी, हर चीज़ में चेंज आया है। लाइक राइट नाउ वी कैन लीव आवर लाइफ फ्रीली। दिन रात हमें किसी भी वक्त इस चीज़ का डर नहीं रहता है कि हम कितने सेफ़ है, हम नहीं हैं। पहले बहुत, अब मतलब मैं खुद इतना एक्सपीरियंस नहीं कर पाई हूँ, बट स्टिल जब से मैं हूँ तब से मैं इस चीज़ को फील कर पा रही हूँ कि बहुत सेफ्टी, सिक्योरिटी का कंफर्ट फील होता है। हमें दिन रात में कोई इशू नहीं लगता है। पहले मैंने सुना है ऐसा, पहले मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा भी है कि लोगों का ये मसला था, लड़कियों का स्पेशली, महिलाओं का स्पेशली, कि रात वात में सेफ्टी का उतना नहीं था। बट स्टिल अब ये चीज़ है, एंड गवर्नमेंट आर डूइंग अ लॉट फॉर द फीमेल वीमेन एम्पावरमेंट। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, हर जगह हर फील्ड में किया जा रहा है। जैसे आपने कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात की, वहाँ भी सीट इंक्रीज़ हो रही है, वहाँ भी परसेंटेज इंक्रीज़ हो रहा है विमेन का, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट जॉब, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं रिजर्वेशन मिल रहा है बिहार में, तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। कैंपस की बात करें तो वो भी अच्छा ही है हमारे। इफ़ मैं अपने कॉलेज का ही बता सकती हूँ, पूरे यूनिवर्सिटी का तो मैंने नहीं किया है। अपने कॉलेज में, पटना यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में महिलाओं के लिए किस तरह का माहौल है? हाँ, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट माई कॉलेज, तो मेरे कॉलेज में कौन सा कॉलेज है आपको? आई एम फ्रॉम पटना लॉ कॉलेज। तो पटना लॉ कॉलेज में बहुत ही बेहतरीन कंडीशन है, बहुत ही अच्छी स्थिति है। हमें कभी भी ये लड़का लड़की वाला फील ही नहीं होता है। और वी आर परसुइंग लॉ, तो लॉ में तो एकदम ही नहीं होना चाहिए, इनफैक्ट कहीं नहीं होना चाहिए। तो लॉ में बिल्कुल भी नहीं है। हमारे कॉलेज में बहुत अच्छा कंडीशन है, हर चीज़। तो ये जो चीज़ है,
इससे ये आपके वोट को डिसाइड करेगा। जब आप वोट डालने जाएंगी तब आपके दिमाग में ये रहेगा कि महिलाओं के लिए कुछ चीज़ें सरकार ने की हैं, इसके आधार पर वोट दूंगी, या फिर आपके दिमाग में ये रहता है कि किसी ने 80 करोड़ लोगों को राशन दिया है तो मैं उधर चली जाऊं, या फिर किसी ने मुझे कास्ट सेंसस दिया और मेरी जाति ये है और मैं जाति देखकर वोट दे दूं। क्या चीज़ डिसाइड करेगा आपके वोट को? See, being a student and being a female student, both are different thing, right? पहली बात मैं कास्ट सेंसस का बोल दूँ, आप बार बार हर दफ़ा उस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं। टॉकिंग अबाउट कास्ट सेंसस ऑफ बिहार, वॉट एवर नीतीश गवर्नमेंट हैड डन सम टाइम बिफोर कास्ट सेंसस एंड ऑल, मैं तो ये कहती हूँ कि अर्लियर इट वाज आल्सो बेस्ड एंड वोटिंग, कास्ट वोटिंग जो था वो भी कास्ट पे ही था। अर्लियर ये भी था, अभी भी अगर कास्ट सेंसस आ गया तो आप ये नहीं कह सकते कि उस सेंसस के बेस्ड पे ही सारे लोग वोटिंग कर रहे हैं। पहले के ज़माने में लोग कौन सा नहीं करते थे, वो भी उसी तरीके का कहीं ना कहीं टिल्ट था। लोग अगर वोट करते भी थे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग यही देखते थे कि वो हमारी जाति के हैं तो हम उनको कर दे, वो हमारी जाति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम उनको कर दे। अभी कास्ट सेंसस हो गया तो आप इस चीज़ को ज़्यादा नहीं बढ़ा चढ़ा के बोला जा सकता है कि कास्ट सेंसस हुआ है तो लोग उसके अकॉर्डिंग वोट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरे अकॉर्डिंग, इन माई ओपिनियन, दिस इज नॉट लाइक दैट। ठीक बात। इसमें जब हम कास्ट सेंसस की बात करते हैं तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके सामने अभी तक जो स्थिति थी उसमें एक बहुत पुराना डेटा था। बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ स्कॉलर, रिसर्च स्कॉलर, आप अपने डाटा को अद्यतन करते हैं, नया करते हैं, रिवाइव करते रहते हैं। 1932 में आखिरी बार हुआ और उस डाटा के आधार पर बहुत सारी नीतियां बन रही थी अभी तक। ये जो सरकार ने करवाया ये सही है, गलत है, इस नज़रिए से भी आप अपनी बात रख सकते हैं कि अगर आपके पास 100 साल पुराना डेटा है, 90 साल पुराना डाटा है, तो आप किसी के लिए पॉलिसीज़ में कैसे काम करेंगे, पॉलिसी बनाने में कैसे काम कर सकते हैं जब आपका डाटा ही इतना पुराना है। इस नज़रिए से इसका इंपॉर्टेंस है या नहीं है? बिल्कुल इम्पोर्टेंस है, गलत तो कुछ है ही नहीं। अगर कोई चीज़ है सेंसस, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट सेंसस, तो वो तो टाइम टू टाइम होना चाहिए, हर 10 साल पे इनफैक्ट होना चाहिए। सेंसस हमारी कंट्री में जो कुछ भी है वो 10 साल पे रिवाइज होता है। अगर अनटिल और अनलेस कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो तो कास्ट सेंसस होने में कोई बुराई नहीं है। और हमारे पास एक फेयर फिगर है तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। और अगर गवर्नमेंट, हमारे यहाँ एज वी नो रिजर्वेशन की पॉलिसी है, तो कास्ट सेंसस होगा तभी तो गवर्नमेंट को भी पता चलेगा, फेयर आइडिया लगेगा कि रिजर्वेशन हम उस बेसिस पे दे, किस तरीके का दे, कितने परसेंटेज को इंक्रीज करे रिजर्वेशन में, कितने परसेंटेज को डिक्रीज करे हमारे अमेंडमेंट के थ्रू। तो वो गवर्नमेंट के पास एक फेयर चीज़ है। ठीक बात है। आप लोग बताएं, जो कास्ट सेंसस के डाटा को लेकर इससे किस तरह का बदलाव आने की उम्मीद है, या आपको लगता है कि ये एक बेमतलब की एक्सरसाइज रही और केवल इस पर राजनीति करने के लिहाज से ये सारे आंकड़े जारी किए गए? ये बहुत ज़रूरी फैक्टर है। तो हमारे पास अगर डेटा है तो उसके बाद ही हम अपने समाज में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। अगर डेटा ही नहीं रहेगा तो सरकार किस आधार पे काम करेगी। और सबसे एज ए स्टूडेंट हम लोग अगर बात करते हैं तो रिजर्वेशन पॉलिसी अगर बिहार में चल रही है तो यंग सरकार अभी आज हाल फिलहाल में, जो अगर पिछले सरकार में 17 महीना तेजस्वी यादव रहे हैं, तो उनका सबसे बेस्ट लगा है कि कास्ट सेंसस पे काम भी किए, उसके बाद उन्होंने यंग इम्प्लीमेंट पे काम किया है। और सर सबसे बड़ी बात है कि युवा को बढ़ाने का काम किया और रोज़गार देने का काम किया। तो हमारे पास डेटा रहेगा तब तो उस पर हम काम करेंगे। तो कास्ट सेंसस इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अब बहुत लोग कहते हैं कि जातिगत ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। कास्ट सेंसस पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हो सकता है, नेगेटिव एस्पेक्ट्स हो सकता है। एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए नेगेटिव हो सकता है उनके थॉट के प्रोसेस में, उनके लिए भी वो नेगेटिव नहीं हो सकता है। जैसे कि जिस समय कास्ट सेंसस हुआ, हिस्टोरिकली हम लोग जब पीछे जाएंगे, जब ओबीसी को आरक्षण मिला था तो उस वक्त भी देश में बहुत ज़्यादा अनार्किज्म हुआ था। आप 1990 की बात कर रहे हैं, जब मंडल कमीशन आया। एग्जैक्टली। फिर उस अनार्किज्म के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें आज के वक्त को, तो क्या उस समय ओबीसी के रिप्रेजेंटेशन के लिए जब कास्ट सेंसस, मतलब उस समय जो रिजर्वेशन लाया गया और आज कास्ट सेंसस लाया गया, तो क्या उस समय ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन फुलफिल्ड हो चुका था? नहीं हुआ था, तभी लाया गया। और आज अगर लाया गया, आज अगर बिहार में कास्ट सेंसस होता है, रिजर्वेशन सबको मिलता है और बढ़ाया जाता है, तो क्या इसलिए नहीं बढ़ाया जा रहा है ना कि थोपा जा रहा है कि ज़बरदस्ती दे दिया जाए? नहीं, अभी भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। सोसाइटी में बाइफिकेशन है कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर, और ये ज़मीनी स्तर पे है। अगर कुछ ज़मीनी स्तर पे है, सरकारें बनती हैं तो उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आपको संसद भवन में या फिर विधानसभा में इसलिए लोग भेज रहे हैं कि आप उनके इच्छाओं को पूरा कर सके, उनका जो अधिकार है उनको पूरा कर सके। तो ये उसका एक बिल्कुल पार्ट हो नहीं सकता है ही।
इसके अलावा भी एक चीज़ है, अब राहुल गांधी ने भी कई मंचों से अनाउंस किया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो पूरे देश में वो करवाएंगे। उस पर भी अपनी बात आप रख सकते हैं। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है कि पूरे देश में अगर कास्ट सेंसस हो तो ये सही आंकड़ा मिलेगा कि किस समाज का कितना प्रतिनिधित्व होना चाहिए। आप अभी भी कास्ट सेंसस हो गया है, लेकिन ओबीसी, दलित, बैकवर्ड माइनॉरिटी का जो सीट है वो भी अभी फुलफिल नहीं हो रहा। तो राहुल गांधी जी को जो इन्होंने घोषणा किया, नहीं हो रहा है किस तरह से? किसी भी चीज़ में फुलफिल नहीं हो रहा है, या पार्लियामेंट्रियन में नहीं हो रहा है, या एक्सिक्यूटिव में नहीं हो रहा है, या जुडिशियरी में, किसी भी चीज़ में जो कास्ट हम लोग का जितना प्रतिनिधित्व है उतना नहीं हो रहा है। अगर राहुल गांधी जी इस चीज़ का ऐलान किए हैं कि पूरे देश में होना चाहिए, तो उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत ढेर सारी बधाई है कि ऐसे काम कराएं ताकि सही आंकड़ा मिल सके। जो कास्ट सेंसस है, जहाँ तक जाति की रही बात, तो बिहार में भी हो चुकी है जातीय जनगणना, और चुनाव भी अभी चल रही है। तो जहाँ तक विशेष रही इस चीज़ की कि जहाँ यूनिवर्सिटी कैंपस में बहुत सारी चीज़ों की जातीयगत, मतलब जात समाज को देखकर बस समाज के लोगों को बैठाया जाता है। ये चीज़ दिमाग में जो मोनोपोली बनी हुई है, जो आइडियोलॉजी है हर एक लोगों की, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मतलब व्यक्तिगत रूप से हर एक तबके के, हर एक समाज को, चाहे वो SC ST हो, OBC हो, किसी भी समाज का आदमी हो, तो उस चीज़ को बराबर बराबर में ही उसको देना चाहिए, उसकी भागीदारी जितनी हो। इस चीज़ को एक डे वन से ही, जब लालू जी इस कैंपस में पढ़ा करते थे तब भी से ही इसमें बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई चलते आ रही है, और आज तक भी यही है। बड़े बड़े अधिकारी आए और गए, सेम हम लोग के साथ भी बहुत सारी शोषणें हुई। इस यूनिवर्सिटी से हम लोग भी छात्र रह चुके हैं। और अभी आप यहाँ के छात्र नहीं हैं? नहीं, अब हम लोग PG करेंगे, अभी जस्ट ग्रेजुएशन फाइनल हुआ है। अब उसके बाद आगे भी हम लोग के ऊपर भी VC वगैरह आया करते थे, तो हम लोग का बात नहीं सुना करते थे। लेकिन जो बड़े बड़े भाजपा के लोग थे और सभी लोग थे, उनकी बहुत जल्दी काम हो जाया करती थी। लेकिन वहाँ जब तक हम लोग के गार्जियन के नाम के बगल में अगर कोई टाइटल लगा रहे, उस टाइटल को देखकर बस उस पेपर को इन किया जाता था, और उसके बाद उसी चीज़ को चैनल के गेट से बाहर कर दिया जाता था। उनके गार्ड जो रहा करते थे सिर्फ उन्हीं को एंट्री दिया करते थे, बाकी लोगों को बाइकआउट कर दिया करते थे। ये इस चीज़ को कास्ट सेंसस हुआ अच्छी बात है, लेकिन इस चीज़ में जो बैकवर्ड आप एक फॉरवर्ड बात की कह रहे लड़ाई हैं, है, इसमें इस तरह का अनुभव कोई और अगर शेयर करना चाहे, जैसे कि जिस तरह का इनको झेलना पड़ा या जो बता रहे हैं कि कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात है जो कास्ट सेंसस हुए, ये बहुत बड़ी बात है और अच्छी बात है, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कहीं ना नहीं हो पा रहा है। और कहीं इसके द्वारा अगर हो जाए तो अच्छा, क्योंकि मैं BCA का स्टूडेंट हूँ और मैं खुद के डिपार्टमेंट की जो एनालिसिस है बता सकता, जो SC ST के जो सीटें हैं वो इतने दिनों बाद भी खाली रह जा रही है। अभी मैं PG के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हूँ और वहाँ पे क्यों खाली रह जाती हैं? क्योंकि जो सबसे बड़े जो जनसंख्या वाली कम्युनिटी है, SC ST है, OBC का है, और उस सीट को डिजर्व करना पड़ रहा है, सीटें खाली हो जा रही है, और जो बहुत कम माइनॉरिटी के लोग हैं, मैं बहुत इसको कम थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ कि ये सीटें क्यों खाली रह जाती हैं, अगर क्योंकि- इसमें से आप में से कोई बताना क्योंकि चाहे। वहाँ उस जो कम्युनिटी के लोग हैं वहाँ तक अभी भी जो ये हक की बात है, जो एजुकेशन चीज़ें वहाँ नहीं पहुँच पा रही है, सरकार का ध्यान वहाँ तक नहीं जा पा रहा है। आप बोलेंगे? हाँ जी, मैं बोलना चाहूँगी उनके बातों पे कि ये सीट अगर खाली रह जा रही है तो ये अवेयरनेस गवर्नमेंट रिजर्वेशन के थ्रू और बहुत सारी स्कीम्स के थ्रू आप तक पहुंचा रही है। तो ये सीट फुलफिल करने के लिए आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ना, जिस कम्युनिटी के बारे में आप बात कर रहे हैं उसके लिए गवर्नमेंट आर डूइंग अ लॉट। इनफैक्ट स्टेट की बात करें या सेंटर की बात करें, तो सीट को अगर भरना है, फुलफिल करना है, तो ये आपका है, आपके कम्युनिटी का है कि आपको रिप्रेजेंटेशन करना होगा, आपको आगे बढ़ना होगा उस चीज़ के लिए। गवर्नमेंट तो बहुत कुछ कर रही है उसके लिए। जो चीज़ें हैं ना कि जो जिस सीट पे आते हैं बहुत सारे हमारे छात्र जो कम्युनिटी के यहाँ आते हैं, जैसे हैदराबाद का रोहित वेमुला का मामला हो, अभी दिल्ली में लक्ष्मण यादव का मामला हो, या ये चीज़ हम पर्सनली भी फेस किए हैं विश्वविद्यालय में। पटना विश्वविद्यालय तो इस मामले में बहुत हद तक सही है, लेकिन और भी जो विश्वविद्यालय है वहाँ पे जो इस कम्युनिटी के बच्चे जाते हैं उनके साथ जिस तरह से भेदभाव किया जाता है, मार्क्स देख के, टाइटल देख के, नंबर का, ये बहुत मेजर प्रॉब्लम। आपको भी इस तरह का कुछ झेलना पड़ता है? जी झेलना पड़ता है, लेकिन मैं एक थोड़ा सा बात हटके करना चाहूँगा। अपने मतलब भाई साहब की बात से मैं सहमत हूँ।
और मैं ये कहना चाहूँगा कास्ट सेंसस हुई अच्छी बात है, लेकिन गवर्नमेंट को एक और स्केल बनाना चाहिए जिससे हमें पता चल सके कौन से कास्ट के, कौन से क्लास कैटेगरी के लोग कितने आगे बढ़ पाएँ, कितने वो लोग पढ़ पाएँ, कितने लोगों के उनके परिवार में सरकारी नौकरी लग पाए, कितने लोग बाहर जा रहे हैं, कितने लोगों को पता चल रहा है, क्योंकि अभी भी क्रीमी लेयर का प्रावधान तो है उसमें। हाँ जी, लेकिन अभी भी ऐसा बहुत सारे एरिया हैं जहाँ SC ST को, OBC को कितना भी आरक्षण दे दे, वहाँ बहुत सारे परिवार ऐसे हैं गांव में जिनके घर में किसी के पास कोई बैंक खाता भी नहीं है, उसके यहाँ कोई भी बच्चा बच्ची कोई पढ़ने भी नहीं, कोई स्कूल नहीं जाता, किसी को पढ़ना लिखना नहीं आता। वो एक डेवलपमेंट का एक स्केल बना के लोगों के सामने पेश करना चाहिए कास्ट सेंसस के साथ, ताकि इससे पता चल सके लोगों ने कास्ट सेंसस किया, नीतियां बनाई, लेकिन उसका कितना यूज हो पाया, कितना फायदा मिल पाया लोगों को। ठीक बात है। महिलाओं से मैं बात करना चाह रहा हूँ। एक बात इन्होंने कही, 2-3 लोगों की बातचीत में है कि एडमिशन से लेके तमाम जगहों मौक़ों पर झेलना पड़ता है, किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता है। उसमें आप लोगों का भी किसी का इस तरह का अनुभव है या आप लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखते? एडमिशन के प्रोसेस में तो मुझे ऐसा दिक्कत महसूस नहीं हुई, लेकिन मैं एक बार ट्रेन में सफ़र कर रही थी तो वहाँ पे मैं बैठी थी तो एक महिला थी, वो हमसे नाम पूछेगी तो मैं बस अपना नाम रीना बताई। फिर उनको जात जानना था, फिर उन्होंने मेरे फादर का नाम पूछा, फिर मैंने जनार्दन सिंह बोला तो उनको लगा कि मैं जनरल कास्ट की हूँ, तो फिर वो मुझे अपनी सीट पे बैठा ली और फिर नीचे जो बर्थ पे बैठी थी लेडी जो SC कास्ट की थी, और उसके बाद वो उनकी बुराई करने लगी मेरे से। उनको पता नहीं था कि मैं OBC कास्ट से हूँ। फिर मैं वो उनसे बोली कि मैं ये सब नहीं मानती हूँ। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि समाज में ये सब चीज़ आज भी जिंदा है और उसी को देख के लोग ये जात में वोट देना, अपने जात के साथ रहना, उसके साथ वो मतलब समन्वय स्थापित करना, ये सब बना हुआ है। इसीलिए लोग आज भी कास्ट के मुताबिक वोट देते हैं और ये नहीं देखते हैं कि कौन सी सरकार कितना विकास कर रही है, उसके मुताबिक वो वोट नहीं देते हैं। ये इनका अनुभव है, बहुत ज़्यादा मतलब लगभग हर जगह की सच्चाई, क्योंकि इस देश की सच्चाई। संतोष जी, मैं एक आपसे कमेंट चाह रहा हूँ इस पर, क्योंकि वो बात नहीं आई सामने। जो ये बात आ रही है कि सीटें नहीं भर पाती हैं, एक तो इन्होंने बताया जैसे कि उसके लिए उस सोसाइटी में उस वर्ग में अवेयरनेस नहीं है। इसके अलावा भी जिन लोगों की जिम्मेदारी है वो प्रोवाइड करवाना, जो एडमिनिस्ट्रेटिव तबका है जो यहाँ पर बैठा है, वो कितना उस चीज़ को प्रोत्साहित करता है, वो कितना एक्सेप्ट करता है खुले मन से कि एक दलित लड़का पहली बार अपने गांव से निकलकर जब कॉलेज के दायरे पर आता है एडमिशन कराने के लिए, तो उसको वो कितना खुले मन से स्वीकार करता है। कई लेवल की मुझे लगता है कि ये समस्याएं हैं बनिस्बत की केवल हम एक चीज़ को उन्हीं के पल्ले छोड़ दे जो ऑलरेडी डिस्क्रिमिनेटेड है, कि भैया आपके अंदर तो जागरूकता ही नहीं है। आप देखिए, आप जो बिहार कास्ट सर्वे जो हुआ उसमें बड़ा एक इंटरेस्टिंग डेटा है। ओनली 7% ग्रेजुएट्स, आप देखिए, मतलब आप अपर कास्ट को अगर छोड़ दीजिए, इधर सारी कास्ट में 7% ग्रेजुएट, तो 7% ग्रेजुएट अगर है तो उसके बाद ये सारी सीटें कैसे भरेगी? जैसे इन्होंने कहा ना कि एक अवेयरनेस होना चाहिए, और अवेयरनेस नॉट जस्ट यूनिवर्सिटी लेवल पर अवेयरनेस की स्कूल ड्रॉप आउट के लेवल से, क्लास 5 के बाद कितना ड्रॉप आउट हो रहा है। एक अच्छी चीज़ हो रही है कि आप देख रहे हैं कम से कम किसी गांव में जाते हैं तो क्लास 5 के बाद प्राइमरी स्कूल का ड्रॉप आउट में बहुत मिनिमल देख रहा हूँ। ये बहुत पॉजिटिव चेंज है अक्रॉस द बोर्ड कास्ट लाइन के हिसाब से। तो मुझे लगता है कि अब हमारे पास अगर बिहार की बात करें, डेटा है, माइक्रो डेटा है, पूरा क्लासिफिकेशन है, उसमें ये देखें कि कैसे हो। जैसे कि आप नीतीश जी की सरकार आई थी तो उन्होंने एक फिगर निकाला कि 25 लाख ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि ड्रॉप आउट होते हैं, क्लास 5 के बाद छोड़ देते हैं, गाँव के बगल में स्कूल नहीं है, पिताजी खेती करवा देते हैं। तो मुझे लगता है कि राइट फ्रॉम प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के स्कीम्स हैं कि मैट्रिक पास कीजिए कि आपको इतना पैसा मिलेगा, इंटर कीजिए, इनकरेज करने के लिए स्कीम है, लेकिन पहले पढ़ाई तो हो। ठीक बात है। तो वो एक जो नंबर्स जो हैं वो ज़्यादा उनकी संख्या आनी पड़ेगी, जितने भी वो विकास मित्र हैं, टोला सेवक हैं, पंचायत लेवल से मोटिवेशन लेवल होगा, उसके फॉलोअप होंगे गवर्नमेंट के थ्रू, सिविल सोसाइटी के थ्रू, NGOs के थ्रू, तब मुझे लगता है जा करके ये जो सीटें की बात आती है वो तो लास्ट लेयर है। ठीक बात है। आप बताएं, आप कुछ कहना चाह रहे थे इस पे? सबसे पहले न्यूज़ लॉन्ड्री की पूरी टीम को धन्यवाद, जो पटना कॉलेज में आकर के आप लोगों ने वर्तमान लोकसभा चुनाव के ऊपर मुद्दे की बात करने आए हैं। वैसे देश में अभी मुद्दों की बात होती नहीं है, और इस बीच बिहार के चुनाव परिदृश्य में देखते हैं तो जिन सवालों को आप लोगों ने रखा है, चाहे वो कास्ट सेंसस का सवाल हो या फिर विकास का सवाल हो, जॉब का सवाल हो, तो इसमें युवाओं के लिए सबसे प्रमुख मुद्दा अभी
जो है वो नौकरी का है। हम्म, क्योंकि जो भी नौजवान छात्र अगर कॉलेज में विश्वविद्यालय में आ रहे हैं, +2 लेवल की शिक्षा ले रहे हैं, ग्रेजुएट हो रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, तो उन्हें नौकरी चाहिए और नौकरी के प्रति एक उम्मीद जगी है। बिहार में जिस तरीके से 2 ध्रुवीय चुनाव है, एक तरफ एनडीए है और एक तरफ इंडिया है, तो एनडीए के पक्ष की बात अगर हम बोले तो अभी हमारे संतोष जी ने जिन बातों को रखा है, नरेंद्र मोदी और उनके लाभार्थी योजना हो या एक नरेंद्र मोदी का जो फेस के ऊपर इन्होंने जो बात रखा, तो नरेंद्र मोदी जो 14 में थे, जो 19 में थे प्रभावशाली लोकसभा चुनाव के परिदृश्य में, वो आज नहीं है। यह ज़मीनी हकीकत है और न ही राम मंदिर का मुद्दा है। हाँ, लाभार्थी योजना इसीलिए प्रभावशाली है क्योंकि जिन लोगों को इसका लाभ 5 केजी अनाज का लाभ मिल रहा है, उसको वह भी एक बहुत बड़ा हेल्प मिल रहा है। क्योंकि बिहार में जिस तरीके से गरीबी है और ख़ास करके जो अधिकतर जो आबादी है SC ST या OBC की, जिसके पास आय का कोई स्रोत नहीं है और उसी घर परिवार के अधिकतर घर के सदस्य या बच्चे नौजवान बिहार छोड़ करके बाहर चले जा रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी का जो यह योजना है चुनाव को निश्चित ही प्रभावित कर रहा है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम इंडिया ब्लॉक की बात करते हैं तो रोजगार का जो सवाल है यह भी बहुत बड़े पैमाने पे हर जात वर्ग के लोगों को प्रभावित कर रहा है। और दूसरी बात, कास्ट सेंसस का जहाँ तक सवाल है, तो कास्ट सेंसस बहुत ही, इसको कह सकते हैं यह एक जिरोक्स है समाज का। समाज में जो बीमारी है उस एक्सरे है, राहुल गांधी बोलते हैं। एक्सरे, राहुल गांधी बोले या नहीं भी बोले, जैसे आपके अंदर कोई बीमारी है तो वो एक्सरे के माध्यम से ही आप निकाल सकते हैं। हमारे गांव में, हमारे जिले में, हमारे विश्वविद्यालय में, कॉलेज में कौन लोग पढ़ते हैं, कौन लोग आते हैं आज भी गांव से निकल करके, जब प्राइमरी एजुकेशन खत्म होती है तो फिर 10th करने कौन लोग, कितने बच्चे जाते हैं, फिर इंटर कितने बच्चे करते हैं, फिर ग्रेजुएट होने के लिए विश्वविद्यालय तक कौन लोग आते हैं और कितने बच्चे आते हैं, उसकी पारिवारिक स्थिति बहुत मायने रखती है। लेकिन कास्ट सेंसस बहुत ही धन्यवाद का पात्र है नीतीश कुमार और उस समय के गठबंधन के लोग। लेकिन उस आधार पे आप एक चीज़ और डिसाइड न करेंगे, जिस कास्ट का आप सेंसस करवा करके पीठ थपथपा रहे हैं, तो फिर चुनाव में जब आप कैंडिडेट तय करते हैं तो फिर वो प्रतिनिधित्व क्यों नहीं मिल पाता है। और दूसरी बात, कास्ट सेंसस के माध्यम से जिन समस्याओं को उजागर किया गया है, हमें लगता है यह कास्ट सेंसस बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता था बिहार में, लेकिन जिस जमीनी स्तर पे इसको ले जाना चाहिए था विपक्ष के लोगों के द्वारा, वह चुनाव से पूर्व यह नहीं जा पाया। नहीं तो इसका बहुत बड़ा फायदा इंडिया गठबंधन को मिलता। तो आप इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? कास्ट सेंसस तो ठीक है, लेकिन मोदी जी नहीं जीतेंगे इस बार। अच्छा यार, पूरे देश कह रहा है आएगा तो मोदी, आएगा रोड पे मोदी आएगा। अच्छा, आप बताएं। समस्या सिर्फ आपकी बात पूरी नहीं हुई? नहीं, मुझे लगा एक ही लाइन बोलना था। लाइन थोड़ी ऐसी थोड़ी है, समस्या बहुत सारा है ना युवा के। बताइए। आज देखिए, आज जो है, पहले जैसे इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष होता था, आज क्या हो रहा है, इलेक्शन कमीशन में अपने आदमी ढुका दिए हैं। इलेक्शन कमीशन में पहले होता था एक चूज करने का तरीका था, एक विपक्ष, एक जो पार्टी में होते थे, जो मतलब सत्ता में होते थे, और एक मुख्य न्यायाधीश होते थे। आज क्या हो गया है कि दो ये खुद रहेंगे सत्ता पक्ष वाले और एक विपक्ष में रहेगा, वही चूज करेंगे कि इलेक्शन कमीशन के अधिकारी कौन होंगे। पहले क्या नियम था? जैसे पहले था कि जैसे इलेक्शन कमीशन में एक मुख्य न्यायाधीश थे, एक सत्ता पक्ष की तरफ से आते थे, एक विपक्ष की तरफ से आते थे। वो नियम किसने बनाया था? नियम किसी ने भी बनाया हो कि पहले से थी आप उसको पूरा जानिए पहले। जब आप कोई दावा करें तो पूरा जाना कीजिए, तब जाकर ऐसे हो सकता है मुझसे गलती हो गई हो। पहले जो सरकार रहती थी वही चुनाव आयोग चुनती थी, फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया, एक कमेटी बनाई कि पिछले 60-70 सालों से चूंकि इलेक्शन कमीशन के चयन का मुद्दा अटका हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर इंटरवीन कर रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं कि एक कमेटी रहेगी जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, देश के प्रधानमंत्री होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे। लेकिन ये व्यवस्था तब तक के लिए रहेगी जब तक कि पार्लियामेंट कोई कानून चुनने का बना न दे। इसके बाद पार्लियामेंट ने वो कानून बना दिया जिसमें उन्होंने अपने हिसाब से बना दिया।
तो जब आप पूरी जानकारी, वरना आपकी बात से ऐसा संदेश जाएगा कि पहले कोई संवैधानिक व्यवस्था थी, उसको गलत तरीके से हटाया। जो भी हो, लेकिन था ना एक नहीं, तरीके से। जो भी हो नहीं, जो था वो बोलिएगा। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो देखिए, देश में बहुत बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई। आज मोदी जी कहते हैं कि यूक्रेन में बाढ़ रुका दिए, वत्थी रुका दिए, और आपने कहाँ तक पढ़ाई मणिपुर की पे है? मोदी जी एक लफ्ज नहीं बोलते आपने हैं। क्या पढ़ाई की अभी आप? हम यहाँ साइकोलॉजी का स्टूडेंट हैं। क्या पीजी, यूजी में है, यूजी में 3rd ईयर। अभी आप 3rd ईयर में हैं। हाँ। ठीक है, तो मैं आप लोगों से रोजगार के मुद्दे पर विस्तार से बात करूंगा, क्योंकि इसके बाद हमारा जो मुद्दा है वो यही है, जो पलायन का मुद्दा है। इस पर आखिरी बात आपसे इस पर ले लें हम लोग, जो कल ये कास्ट सेंसस और इसका जो मसला है, आप कुछ कहना चाह रहे थे? कास्ट सेंसस जो हुए हैं उसके साथ हम पूरे तरीके से सहमत हैं। अब फर्क ये पड़ा कि जातियों को उनकी अपनी, वो सबसे पहले तो उनका पॉपुलेशन पता चला कि वो कितने प्रतिशत है और समाज में किस तरीके से अपनी भागीदारिता को अच्छे से निभा सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही सर, वो जो बता रहे थे कि अभी कोई बता रहे थे कि इसके लिए एक स्केल भी तैयार होना चाहिए सर। तो ऐसा नहीं है कि जो बड़े कास्ट में भी जो लोग हैं उनमें गरीब लोग नहीं हैं या वो बहुत ज़्यादा विकसित हो चुके, तो उनके लिए भी ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन की व्यवस्था सरकार ने कर दी है 10%, है ना जी। आपको कुछ कहना है, बताएं। हमने तो हमेशा देखा है कोई भी एग्जाम में कि ओबीसी से कट ऑफ ही ईडब्ल्यूएस का जाता है, कम ही जाता है। तो अब तो इसलिए ओबीसी आरक्षण मतलब ये कास्ट सेंसस किया गया कि मतलब इतना % होने के बाद भी हम लोग को जो नौकरियां हैं वो कम मिल रही हैं। और ईडब्ल्यूएस वो कितने भी, मतलब मेरे ख्याल से आरक्षण सही है, लेकिन लोगों को लगता है कि गलत है कि आर्थिक स्थिति पे आरक्षण देना चाहिए। लेकिन आर्थिक स्थिति बहुत लोगों का भी कम है, चाहे वो SC ST हो, चाहे ओबीसी हो, जनरल में भी कुछ लोग हैं, लेकिन ईडब्ल्यूएस सबका बन जाता है। ठीक बात है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए भैया, आप बोले ना क्या कास्ट सेंसस क्यों ज़रूरी है या क्यों हुआ है। देखिए, कास्ट सेंसस से ना बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। जैसे कि आप बोले ना, मतलब कटअप के बारे में वो दीदी बता रही थी कि एग्जाम में मतलब जब रिजल्ट आता है ना कटअप, आप आज तक नहीं देखे होंगे कि ओबीसी का कटअप ईडब्ल्यूएस से कम गया होगा। ईडब्ल्यूएस से ओबीसी का कटअप ज़्यादा चले जाता है। जब भाई अगर उसका ही कटअप ज़्यादा चले जाता है फिर ईडब्ल्यूएस लाएँ, मतलब आप ओबीसी से ज़्यादा ऊपर लाएँ उसको, तभी तो उससे ज़्यादा मतलब उनको ज़रूरत होगी तभी लाए होंगे आप। ठीक बात है। और सर, ये भैया बता रहे थे ना कि सीट खाली रह जाता है, SC ST का सीट खाली रह जाता है। उसका एक कारण ये भी है कि जैसे देखिए, हर एक विश्वविद्यालय में ना जो मतलब हॉस्टल दिया जाता है, तो बहुत सारे हॉस्टल में ऐसा होता है कि जो पहले से रह रहे होते हैं ना, जो थोड़े बहुत पावरफुल होते हैं या जो पहले से रह रहे होते हैं, वो खाली ही नहीं करते हैं, जिसकी वजह से कि न्यू स्टूडेंट को एडमिशन नहीं मिल पाता है। और वो एडमिशन लेके कॉलेज में लेके भी उसको वो कराना पड़ता है, क्योंकि रहने के लिए उसके पास उतना वो नहीं होता है, मतलब वो उतनी कैपेबिलिटी नहीं होती उनके पास कि वो रह सके रूम भाड़ा लेके और कॉलेज कर सके। ठीक बात है। उनको हॉस्टल नहीं मिल पाता है। इन्होंने इसके अलावा एक बड़ा मुद्दा जो आया है, इसमें बेरोजगारी की बात कही है, कई सारे लोगों की बातचीत में निकल के आया। हमने ये भी देखा कि यहाँ पर जो आंकड़े हैं, बेरोजगारी तो एक समस्या है ही है, यहाँ से पलायन उसकी वजह से बहुत बड़ा, स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर सबका पलायन यहाँ से बहुत बड़ी संख्या में, बिहार से पूरे देश में जो मेजर स्टेट्स हैं जहाँ पर, उसमें गुजरात आता है, पंजाब आता है, दिल्ली, महाराष्ट्र है, इन सब राज्यों में है। लेकिन साउथ के डीप आप जाएं तो केरल और वहाँ तक भी बिहार के लोग जाकर काम करने को मजबूर हैं, क्योंकि उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं। और एक आंकड़ा ये भी है कि 75% आबादी अभी भी यहाँ पर किसानी पर निर्भर है, मतलब वो अगर ग्रामीण इलाकों में रहती है तो उस हिसाब से देखा जाए तो जो शहरीकरण की दर बाकी देशों में है वो भी बहुत कम है। यहाँ पर गरीबी काफ़ी ऊंचे पैमाने पर है। ये वो लोग हैं जो अगले साल, 2 साल, 3 साल में अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करके और कामकाज के लिए उपलब्ध होंगे। तब इनके सामने बिहार में किस तरह के विकल्प होंगे, यहाँ पर काम करने की क्या संभावनाएं होंगी, उस पर हम थोड़ा सा बातचीत करना चाह रहे हैं। सबसे पहले आप बताएं, आपने बहुत देर से कुछ नहीं कहा है, आप बार बार कुछ कहना चाह रहे हैं, तो बताएं ये जो समस्या है, आपने क्या अभी तक क्या पढ़ाई की है, और आपको लगता है कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद यहीं पर जो भी आपका गृह जिला होगा या पटना है, यहीं पर आपको अपने मनचाही मन मुताबिक कामकाज मिल जाएगा, यहीं पर आप रह जाएंगे, या फिर मजबूरी है, आप लोग भी बाहर का रास्ता, एक विंडो सब लोग खोल के रखते हैं, क्या है? एजुकेशन की जो बात की है आप, एजुकेशन के बाद आप क्या कीजिएगा, यही बात तो अभी पूछ रहा है ना। सारा यूथ जो है रोजगार की बात कर रहा है कि जब हमारी पढ़ाई खत्म हो जाएगा तब हम क्या करेंगे। किसी भी विश्वविद्यालय में कैंपस प्लेसमेंट की सुविधा नहीं है, ख़त्म हो चुकी है। और सरकार इस बात को लेकर एक भी, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, इस पे नहीं बोला कि पटना विश्वविद्यालय हो या JNU हो या वीर कुंवर सिंह हो या
जो जितने भी विश्वविद्यालय है वहाँ कैंपस प्लेसमेंट की सुविधा होनी चाहिए। आज तक स्टूडेंट जो जैसे वोकेशनल कोर्स के स्टूडेंट है, जो BCA है, BMC किया हुआ है, उसको लगता है कि हम अगर यहाँ से पढ़ लेंगे तो हमारे कॉलेज में ही हमको प्लेसमेंट मिल जाएगा, जैसे NIT में होता है, IT में होता है। तो ये सुविधा क्यों नहीं लागू हो रहा है? तो और बिहार में ऐसा एक भी इंस्टीट्यूट नहीं है, एक भी इंस्टीट्यूट नहीं। और जिस विश्वविद्यालय में हम सब पढ़ते हैं, ये OBC बच्चों यहाँ अधिक पढ़ते हैं। 1990 से पहले पटना विश्वविद्यालय का स्थिति क्या था, 1990 के बाद क्या? मतलब जब तक अपर कास्ट का स्टूडेंट यहाँ का संख्या अधिक था, यहाँ की एजुकेशन व्यवस्था बहुत अच्छा था। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि उनका बच्चा आ रहा था। 90 के बाद जब सोशलिस्ट लोग सरकार में आने लगे तो बहुजन आप तो लोग ऐसे कह रहे हैं कि जैसे सोशलिस्ट और OBC लोग आने लगे तो पढ़ाई खराब हो गई। हाँ, ये बात सच है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हाँ? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए सरकार है। थोड़ा इसके लिए देखिए, इसलिए जो गवर्नमेंट में है, चाहे विपक्ष में हो, जो सत्ता पक्ष हो, पर दोनों गवर्नमेंट। सरकार में तो लंबे समय तक, करीब 15 साल तक लालू यादव वही लोग सोशलिस्ट और यही लोग रहे। हम तो बोल रहे हैं ना, अगर वो उनका भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है ना। देखिए, अगर आप अंधभक्त बन जाइएगा और आप सोशलिस्ट लोग हैं और सोशलिस्ट के खिलाफ नहीं बोलिएगा, तो फिर तो जैसे भी जी रहे हैं जीना पड़ेगा। जैसे भी बोला ना कि सीट नहीं भर पाता है, सीट क्यों भर पाएगा? प्राइमरी स्कूल में जो हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम 12th पास करते हैं, उसके बाद हमारा समस्या है कि हमारे पिता का उतना पैसा नहीं है जो हम पटना आ सके, और हमारा जो गृह क्षेत्र में जो विश्वविद्यालय है वो शिक्षा नहीं है। और जब हम पढ़ते हैं मतलब 9th स्टैंडर्ड में, तो पता ही नहीं होता कि BA के बाद क्या होता है, नेट क्या होता है, JRF क्या होता है, PhD क्या होता है। ये इवन की BMC जो आप जर्नलिज्म सेक्टर है, इसमें OBC बच्चा को पता ही नहीं है कि इस बनने के लिए हम कौन सा कोर्स करेंगे। एक बात, आप इनको माइक दे दीजिए, ये आपकी बात पे कुछ कहना चाह रहे हैं। कहाँ जाएंगे? डिग्री तो मिल ही गया। 21-24 के पहले जो हम लोगों की क्लासेस की सिस्टम रहा करती थी, डे बाय डे पूरे क्लास हुआ करती थी, अब एक मेजर और माइनर 2 CBCS करके ला दिया गया होगा। शायद आपको नहीं पता होगा, तो इस चीज़ को जान लीजिएगा। CBCS कैसे लाया गया और धीरे धीरे स्टूडेंट को कैसे प्राइवेटाइजेशन शिक्षा को करने की कोशिश की जा रही है। इस चीज़ को जब छात्र नेताओं से और बड़े बड़े माफियाओं से, जो है शिक्षा माफियाओं से प्रश्न करने की कोशिश करती है, तब इस चीज़ को दबा दिया जाता है। ठीक है, इस चीज़ को आप जान लीजिएगा। आज पटना यूनिवर्सिटी ही नहीं, तमाम सारी यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें क्लासेस नहीं होती है, यहाँ भी वही सिस्टम है। प्रोफेसर हैं, टीचर नहीं है, टीचर क्लासेस नहीं हो पाती है, HOD गायब रहता है, तो बहुत सारी दिक्कत है। लाइब्रेरी में बुकें नहीं है, तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा। जो 2500 रुपया हम लोग दिया करते थे ईयरली सिस्टम में, वो सेमेस्टर सिस्टम लेकर, जबकि एक गरीब घर का बाल बच्चा कहाँ से पैसा उतना ला के पड़ेगा भाई? 6000-7000 रुपया उसके सेमेस्टर में लिया जाता है। आप बताइए कि यहाँ से पढ़ाई लिखाई के बाद जो पलायन की समस्या है, वो उस पर आपका क्या सोचना है? मैं यहाँ यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी की छात्रा हूँ। मैं तो ये कहूँगी कि यहाँ से UG भी कर लिए, अब PG भी कर रहे हैं और PhD भी हो सकता है हो जाए, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर का जो वैकेंसी है वो तो लगता है 2020 में आया था, उसका रिजल्ट अब आने वाला, अब इंटरव्यू कुछ और हो रहे हैं और अब रिजल्ट आने वाला। 4 साल लगा दिया, अब वैकेंसी कब आएगा कुछ पता नहीं है। मतलब PhD करके भी हमको घर ही बैठना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। अगर यहाँ पे वैकेंसी ही नहीं आएगा तो ये PhD और PG करने का फ़ायदा क्या हुआ? इसीलिए लोग सोचते हैं कि हमको उधर गेस्ट फैकल्टी टीचर में मिल जाएगा दूसरे यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो इसलिए पलायन उनको करना पड़ता है। और यहाँ फैक्ट्रीज़ भी बहुत कम है, तो मजदूर लोग को भी पलायन करना पड़ता है। फैक्ट्रीज जो पहले थी, या चीनी फैक्ट्री, कुछ फैक्ट्रियाँ थी, तो उसको भी बंद करा दिया गया। यहाँ तक कि खोलना चाहिए तो और बंद करवाया जा रहा है। अगर फैक्ट्री यहाँ खुल जाता है तो कुछ प्राइस भी कम जाएगा प्रोडक्ट का, लेकिन यहाँ तो और बंद ही कराया जा रहा है। ठीक बात है। 2 चीज़ें निकल कर आई हैं जिस पर मैं बातचीत करना चाह रहा हूँ। एक तो ये कि काफ़ी टाइम से, और ये RJD और जो गठबंधन का हिस्सा है उसका एक बड़ा दावा भी है कि तेजस्वी यादव ने पिछले 16, 17, 18 महीनों में काफ़ी सारी जॉब दी है। उस पर कितना यकीन है आप लोगों को? और दूसरा, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत कम है इस स्टेट का, इंडस्ट्री नहीं है, ना के बराबर है, उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले जो तेजस्वी यादव का ये वादा है और दावा है, उस पर क्या? मोदी की गारंटी से तो अच्छा तेजस्वी की गारंटी है। उन्होंने जब 20 के विधानसभा चुनाव में हर एक चुनावी सभा में बोलते थे कि जब हम सरकार में आएंगे तो पहली कलम से नौकरी देंगे, तो वो तो कैबिनेट में नहीं आ पाए। लेकिन जब वो गठबंधन टूटा भाजपा का, फिर इसका अलायंस हुआ जदयू के साथ, तो इन्होंने मतलब 17 महीने के अंदर 3 लाख नौकरियां दी।
इवन कि हम बताते हैं कि हमारे ये परिवार बात सही है, सारे लोगों को इससे एग्री करते हैं कि ये नंबर खाली हवा में बोले रहे हैं। नहीं हवा में नहीं बता रहे हैं, हम बताते हैं कि कुछ लोग जो बस हाँ, कुछ बोलता है ना कि लड़का का शादी नहीं होता, कुछ लड़कियां भी ऐसी थी जिनका जॉब के कारण शादी नहीं हो पा रही थी और उनका इच्छा था कि हम स्वावलंबी बने। मोदी बोलते हैं ना आत्मनिर्भर बनो, उनका एक इच्छा था कि हम बीए कर लिए हैं, बीएड कर लिए हैं, हम आत्मनिर्भर बने। मेरा भी सपना है कि हम कमा के अपने माँ पापा को एक साड़ी गिफ्ट करें, जो होता है। इवन हमारी नज़र में भी है बहुत सारी लड़कियां जो अभी 10+2 की टीचर बन चुकी है और जब सैलरी मिलता है तो कॉल करता है कि हमको सैलरी मिला, आज मम्मी को हम साड़ी गिफ्ट किए। तो ये चीज़ है कि एक आशा जगह। ठीक बात है, आप बताइए। जैसे मेरा बस यही कहना है कि किसी भी सरकार की, केंद्र में हो या राज्य में जो भी सरकारें हो, उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि अपने ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करने का काम करें। हम लोग जहाँ प्रैक्टिकली देखते हैं साफ तौर पे इतने मतलब 10 साल से नरेंद्र मोदी सरकार में है, पहले तो माननीय कहते थे, अब नहीं कह पाते हैं, इच्छा नहीं होती, वो 10 साल से सरकार में है और मतलब बेरोजगारी दर इतना बढ़ा है, रोजगार बिल्कुल ख़त्म हो गया। अगर स्टेट में कोई गवर्नमेंट आती है, कोalition गवर्नमेंट, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ रहते हैं और उन्होंने इतने बड़े स्तर पे अगर नौकरियां दी तो हम लोग किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करेंगे मोदी गवर्नमेंट को और तेजस्वी यादव के गवर्नमेंट को? ये स्ट्रेट है, एकदम साफ तौर पे है, लेकिन इस पे बात नहीं करेंगे। वो बात करेंगे पॉपुलेशन इतना बढ़ गया है, मुसलमानों ने इतना जनसंख्या बढ़ा दिया है। अरे भाई, आपके यहाँ सबसे ज़्यादा कामगर, सबसे ज़्यादा काबिल मजदूर भी मुसलमान है, कभी आप इस पे बात नहीं करते हैं। लेकिन समस्या यही है कि ये अलग नैरेटिव सेट करते हैं सेम इशू को लेकर। पॉपुलेशन है, उसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते ह्यूमन कैपिटल में, ह्यूमन रिसोर्स है आपके पास, लेकिन आप थोपेंगे सामने वाले सरकार में रहते हुए। आप सरकार में रहते हैं और नेहरू की बात करते हैं, ये परिस्थिति है आपकी। संतोष जी, एक बार थोड़ा सा इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो समस्या है उस पर बात करें। अगर यहाँ जब मैंने बताया कि एक आंकड़ा है 75% से ज़्यादा, अभी भी 75% के आसपास आबादी अभी भी किसानी पर निर्भर है, जबकि पूरे देश का आंकड़ा कम हो रहा है। इंडस्ट्री इतना कम क्यों है? एक तो मोटी मोटा ये बात कह दी जाती है आज़ादी 1947 में मिली, लेकिन अगर क्लीशे में लोग बात करते हैं तो कह देते हैं कि जंगल राज था। तो किसी एक व्यक्ति के 15 साल के राज से ओवरऑल 70 सालों 75 सालों के का पैटर्न गड़बड़ा जाए, ये बात थोड़ी समझ में नहीं आती। क्या चीज़ थी? क्या इनहेरेंट कोई प्रॉब्लम है बिहार में कि इंडस्ट्री उस तरह से नहीं पनपी? क्योंकि एक टाइम पे यहाँ पर सबसे बड़े शहर बसे हैं, जो जब एकीकृत बिहार हुआ करता था झारखंड के साथ, जमशेदपुर से लेके, और तमाम बड़े बड़े इंडस्ट्रियल शहर भी थे। तो वो इंडस्ट्री फ्लरिश क्यों नहीं कर पाई? क्यों एकदम से वो हो गया है कि अब कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, और किसानी और उस पर जिसको कि माना जाता है कि इसका रिटर्न उतना नहीं है, डिविडेंड नहीं है, उसमें लोग लगे हुए हैं। ऐसा क्यों है? देखिए, इसका 3 ब्रेकअप है। फर्स्ट, जब डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह चीफ मिनिस्टर थे, पहले तो प्रधानमंत्री कहा जाता था, उस पर 1961 तक रहे चीफ मिनिस्टर अंटिल हिज डेथ। तो 27% चीनी हम प्रोड्यूस करते थे कंट्री का। हमारे पास इतनी चीनी मिल्स थी, हमारे पास पेपर मिल्स थे, जूट मिल्स थे, डालमिया नगर जैसे सीमेंट फैक्ट्री हुआ करती थी। तो कांग्रेस के राज तक में ही, श्री कृष्ण सिंह के राज तक, जगन्नाथ मिश्रा के काल आते आते तक वो चीज़ें धीरे धीरे घटती चली गई। ऐसा नहीं है कि मैं सीधे लालू प्रसाद जी को जिम्मेदार ठहराऊंगा। वो उत्तरोत्तर आप देखिए कि 75 के बाद से वो डाउनफॉल शुरू हो गया, इंडस्ट्री का कम होना शुरू हो गया। तब तक कांग्रेस ही रूल कर रही थी विथ इंटरैग्नम ऑफ बीच में जो जनता पार्टी की सरकार आती है, सोशलिस्टों के बीच में लालू जी की सरकार जब आती है, तो उसमें क्या था ना कि जो लॉलेसनेस हुआ, जो मैसेकर्स हुए, एकदम सीरीज ऑफ मैसेकर्स, मतलब 370-80 लोग मारे गए, पुलिस को मिला करके आप काउंट नहीं कर सकते हैं। मतलब सबसे बड़ी खबर लोगों को मैसेकर से उसमें हुआ करती थी। तो एक जो होता है ना इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कि यहाँ क्यों जाएं। आप बाहर जाते थे तो सीधे कहते थे, बिहार जैसे बोलते थे, वो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता था। मैं एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म से पास आउट हुआ, 97-98 बैच है बेंगलोर। तो जैसे बोलता था मैं बिहार से हूँ, सीधे कहता था लालू। तो मतलब लालू इन पेजोरेटिव सेंस, डेरोगेटरी रेफरेंस के रूप में दिया जाता था। अब आइए कि उस टाइम में जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, नेशनल हाईवे पर ये बोर्ड लगा रहता था कि ये केंद्र सरकार की सड़क है, मैंने हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, जबकि एग्जीक्यूटिंग इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी स्टेट होती है, पैसा देती है। आप इस बात को जानते हैं। नीतीश जी का आया तो उनका चैलेंज था कि रेमिंगटन टाइपराइटर से कैसे हम उसको ले जाएं आईटी की तरफ। आज आप जाइए सेक्रेटेरिएट में, आप पहचान नहीं पाइएगा वही ऑफिस है, एकदम स्वयं की ऑफिस आपको मिलेगा, एक से एक वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग है। आप बिहार म्यूजियम चले जाइए, आपको लगेगा कहीं हम अमेरिका में घूम रहे हैं।
बदलाव आया है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरहॉल हुआ, लेकिन नीतीश जी फंस गए बिजली, सड़क, पानी, थोड़े से शिक्षा, थोड़े से स्वास्थ्य में, बस इतना तक ही रहा। आप सरकारी नौकरी नहीं कर रहे थे जनाब, आपको 4 टर्म मिले, 20 ईयर्स, ये लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स, आप ला सकते थे। तो आप आया क्या, थोड़ा सा इथेनॉल फैक्ट्री आ गया पूर्णिया में, पहला बेगूसराय में 500 करोड़ का पेप्सी का आ गया। मेरे कहने का मतलब है कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री के आने का क्यों इंतजार कर रहे थे आप? जब कोविड हुआ, हाजीपुर की एक छोटी सी कंपनी जो ब्रेड बनाती है, जिसका नाम मैं भूल गया हूँ, उसके ब्रेड बिकते थे। तो आप जो एरिया वाइज क्यों नहीं छोटी छोटी इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग के लिए हमारे पास अपार संभावना है। हमारे पास केला है, हमारे पास ये टमाटर है, आलू है, मखाना है, मक्का है। मक्का मतलब 11 बेल्ट तो हमारा मतलब एक डिवोटेड डिस्ट्रिक्ट है। वेरी गुड पॉइंट। हम स्टार्च की फैक्ट्री लगा सकते थे, तो हम 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ वाले भी एक फैक्ट्री लगा सकते थे। उसका तो उस पर इस सरकार का फोकस ही नहीं रहा किसी चीज पे। तो आप संगठित क्षेत्र में लीजिए, वहाँ पलायन है, असंगठित क्षेत्र लीजिए, वहाँ पलायन है, शिक्षा में क्षेत्र वहीं पलायन है। मेरा बेटा बेंगलुरु में नौकरी करता है, जस्ट ज्वाइंट 24। ये बड़ी दिलचस्प जानकारी संतोष जी ने दी है कि आमतौर पर जब हम नेताओं से बात करते हैं तो वो अगर सत्ता पक्ष के नेताओं से बात करेंगे तो वो सीधे कह देंगे कि वो जंगल राज था लालू जी का 15 साल। लेकिन 20 साल जिसका जिक्र संतोष जी ने किया कि एक लंबा वक्फा होता है। जब आप अगर नियत हो तो सरकारें और नेताओं का ये जो गोल पोस्ट चेंज करना है और बॉल पासिंग वाला रवैया है, ये बिहार में बहुत ज़्यादा है कि अपने सारे गड़बड़ियों को, सारी असफलताओं को, सारी नाकामियों को किसी और के ऊपर डाल देना, जबकि 20 साल कम नहीं होते। और उसमें भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की बहुत बड़ी जवाबदेही है। आखिर में मैं आप लोगों से इनसे आप कुछ इस पे, इस जो पूरे रवैया है राजनीतिक दलों का, उस पर राय लेकर और फिर हम इसको रैप अप करेंगे। सबसे पहले तो अभी इंडस्ट्री का जो सवाल है, तो बिहार में आपने जो बोला 75% जो लोग हैं अभी भी कृषि पे डिपेंड है। तो हम लोगों का एक मांग होना चाहिए, और पूरे बिहार के लोगों का भी मांग है, कई वर्षों से हो रहा है, जो कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए। जब तक आप 75% जो कृषि तबका है उसको इंडस्ट्रियलाइज नहीं कीजिएगा, उद्योगीकरण कृषि का नहीं होगा, तो फिर उसको आप पलायन को नहीं रोक सकते हैं। और दूसरी बात है, जो 90 के बाद जिस तरीके से लालू जी सरकार में आए और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में उनका योगदान रहा, लेकिन दूसरे तरफ उनको एक तरह से खलनायक के रूप में पेश भी कर दिया गया। तो ये किन लोगों ने किया, किस परिस्थिति में? जैसे संतोष जी बोले 300 से ऊपर लोग मारे गए, क्यों मारे गए? लालू जी ने जिन लोगों को हिम्मत दिया, जो गरीब तबके के लोग, उनको लगा जो हमारा सत्ता आया है, हमारे लोग सत्ता में है, और वो मुखर होकर के, बेबाक होकर के, निडर होकर के जब बोलने लगे, चलने लगे, तो उसी स्थिति में नरसंहार की स्थिति पैदा हुई और लोग मारे गए। और उसी के बाद लालू जी की जो सरकार थी उसको खलनायक के रूप में, जंगल राज के रूप में पेश कर दिया गया। लेकिन उस 15 वर्षों के बाद जो नीतीश बाबू की सरकार रही है, उसमें उद्योग कहाँ गया? अभी हाल फिलहाल का हम जिक्र करेंगे, बैजनाथपुर सहरसा जिला में है, वहाँ एक पेपर मिल हुआ करता था, वो बंद हो गया। अभी हम पूर्णिया में थे, बनमनखी चीनी मिल, वहाँ की सारी मशीनें इसी 1 साल पूर्व सारी मशीनें वहाँ से काट करके बेच दी गई। रीगा चीनी मिल, मोदी जी आए थे, बोले थे अगले बार जब मैं आऊँगा तो इसी चीनी मिल से चीनी का वो चाय पीऊँगा। तो ये स्थिति है हकीकत। तो हम कह सकते हैं नेताओं की जो एक उदासीनता है, एक महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, जो वादा किए हैं, जो मैनिफेस्टो लेकर के आते हैं और चुनाव के बाद उस मैनिफेस्टो को कूड़ा में डाल देते हैं। आखिर क्यों? एक कानून यह भी होनी चाहिए देश में, इस तरीके का कानून, जो कोई नेता, कोई पार्टी, वो प्रधानमंत्री का फेस हो या मुख्यमंत्री का फेस हो, जो आप एजेंडा लेकर के आते हैं चुनाव में, अगर उसको आप पूरा नहीं करते हैं तो फिर अगला चुनाव में आपके ऊपर कोई ना कोई बैन होना चाहिए। क्योंकि बड़े बड़े वादे करते हैं, चाहे वो मोदी जी हो, नीतीश जी हो, बड़े बड़े वादे करते हैं। ये भी हो सकता है कि उनको उनकी जवाबदेही को के लिए उनके कैसे पूरा करेंगे, उनके बारे में पहले ही थोड़ा सा उनसे राय बात ले ली जाए, उनसे एफिडेविट ले जाए कि पूरा कैसे करेंगे जो ये आप बात करेंगे। जैसे आप कह रहे हैं ये चीनी मिल मैं फिर से शुरू करूंगा और यहीं की चाय पीऊंगा, तो उनसे पहले ही बनिस्बत इसके कि बाद में पनिश करेंगे, उसी समय पूछ ले जाना चाहिए कि रोड मैप क्या है। रोड मैप अक्सर मिसिंग होता है। आप बोलें।
मेरा एजुकेशन पे कहना है कि मैं लगभग 50+ सेंट्रल यूनिवर्सिटी और लोकल यूनिवर्सिटी मिला के मैं गया हूँ। तो उसमें और बिहार में जो ख़ास अंतरें हमने देखी है, सबसे बड़ी बात है कि पहले जो आज़ादी के समय में दोहरी गुलामी चलती थी, एक अंग्रेज करते थे और यहाँ के जो पूंजीवादी लोग थे वो किसी भी 98% जो थे एक खास वर्ग के थे और 2% जो मेजोरिटी में यहाँ थे SC ST OBC के लोग थे। तो ये जो भैया अभी बात कर रहे थे कि 90 के दशक के पहले एजुकेशन और उसके बाद के, इसमें जो मनुवादी सोच के लोग होते हैं वो किसी भी जाति के हों, जो मनुवादी सोच के लोग हैं उनके कारण विश्वविद्यालय को बर्बाद किया गया, पटना विश्वविद्यालय को, कि जो सोच के लोग थे कि अब मेरे बच्चे या मेरे मतलब लॉबी के लोग नहीं आ रहे हैं तो इसको ख़त्म कर दिया जाए। और जहाँ तक बात रही पटना विश्वविद्यालय में, तो जो पूंजीवादी लोग और सत्ताधारी का जो गठजोड़ तरीका भी चल रहा है हिंदुस्तान में, वही सबसे बड़ा रीज़न है एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद करने के लिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम इसी विश्वविद्यालय का देना चाहते हैं कि इसमें एक इंस्टीट्यूट है पटना वुमेंस कॉलेज, जो कि ऑटोनोमस बॉडी है। इसी विश्वविद्यालय का एक VC है, उसके लिए भी और पटना कॉलेज के लिए भी। वो कॉलेज पटना वुमेंस कॉलेज, उसको नेक का A++ ग्रेडिंग मिल जाता है, लेकिन ये कॉलेज सब जब विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ से उससे पहले का ये कॉलेज है और इसको B ग्रेड पे ला के रख गया। आपको बता दी सामने कॉलेज है ये, और इसमें मैथमेटिक्स और BCA का एक क्लासरूम है। कभी आपको इधर बैठना पड़ेगा, 3 साल हम वहाँ का स्टूडेंट, हमको पता ही नहीं चला कि मेरा क्लासरूम कहाँ है। बात रहा प्लेसमेंट का, तो यहाँ पे इसलिए नहीं प्लेसमेंट मिलता है, मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं बहुत सारे विश्वविद्यालय में गया और यहाँ का जो सिस्टम है, क्योंकि जब तक स्टूडेंट उस काबिल नहीं होगा एजुकेटेड, उसके पास स्किल नहीं होगा, कैसे प्लेसमेंट लेगा। तो जो और यूनिवर्सिटी वहाँ के जो प्रोफेसर, मैं हैदराबाद यूनिवर्सिटी में लगभग 1 महीना रहा, वहाँ का जो प्रोफेसर और स्टूडेंट का कम्युनिकेशन देखा। अगर रात के 1 बजे भी अगर आपको एजुकेशनल कोई दिक्कत है, आप प्रोफेसर को फ़ोन कीजिए, आपको वो मदद करते हैं। तो वो एकेडमिक माहौल कुछ नहीं, वहाँ 24 घंटा लाइब्रेरी खुला रहता है। आप यहाँ पे दिन में जाइएगा तो आपको सही से बुक नहीं मिलेगा। यहाँ साइबर लाइब्रेरी उद्घाटन से आज तक खुला ही नहीं। ये बहुत बड़ी यहाँ पे मेजर समस्या है। आखिरी आप पॉइंट रखें, उसके बाद हम रैप अप करेंगे। हाँ, अभी जो बोला है प्लेसमेंट के बाद, बिहार में शिक्षा को इसलिए दूर किया जा रहा है कि यहाँ मतलब कॉर्पोरेट लोग का दखल हो रहा है। PW फिजिक्स वाला जो है, आए दिन हमारे पास में कॉल करता है, स्टूडेंट भैया हम एडमिशन ले ली लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। सरकारी शिक्षण संस्थान पर इसलिए हमला किया जा रहा है कि गरीब तबके के बच्चे, वंचित दलित OBC के बच्चे वो आए, वो तो बोले हम पटना विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाएंगे। आज नीट के लिए, BPSC के लिए, UPSC के लिए जो बच्चा स्कूल कॉलेज में पढ़ के निकाल लेते थे, उसको अब क्लास करना पड़ता है। और सबसे बड़ा मुद्दा कि एजुकेशन पे GST लगा दिया है और हमारा क्षमता नहीं है तो हमारा बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, हमारा बच्चा UPSC क्वालिफाई नहीं कर सकता है। सबसे बड़ा बात है कि एजुकेशन पर जो टैक्स लगाया गया है सरकार के द्वारा, वो टैक्स फ्री किया जाए। और सबसे बड़ा अहम मुद्दा है कि ये जो सिस्टम है आपका जर्नलिस्ट सिस्टम जो है, इसमें कौन लोग बैठा हुआ है? जर्नलिस्ट सिस्टम कौन लोग बैठा है? 90% से अधिक लोग ब्राह्मण समाज बैठा हुआ है। एक भी बताइए आप OBC पत्रकार, दलित पत्रकार जो आज तक पे हो, NDTV पे हो, किसी भी राष्ट्रीय चैनल पे OBC का स्टूडेंट पत्रकारिता करता हो, करता भी हो तो गुलामी करता होगा। अगर उसके हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा उसको निकाल दिया जाएगा। सिस्टम यहाँ की, आप बोलते हैं कि सिस्टम में तो मीडिया की बात आपने की। अब मैं मीडिया पर आखिरी में एक कमेंट लेना चाहता हूँ। संतोष जी, यहाँ के मीडिया का किस तरह का हाल है? बिहार के मीडिया का, उसमें भी ये जो स्थिति इन्होंने बताई, ये तो दिल्ली की है, यहाँ पर किस तरह का हाल है? OBC और इन लोगों का रिप्रेजेंटेशन है उसमें? नहीं, उनका जो कंसर्न है वो सही है। वो किस तरह से आना चाहिए, किस तरह से फंक्शन करती है, इस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ तो मुझे लगता है काफ़ी डेमोक्रेसी है। और अगर मैं सोशल, हम लोग ज़्यादा जनरली पूछते नहीं एक दूसरे का कास्ट, तो अच्छा सोशल कॉम्बिनेशन है। मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बोल सकता हूँ। बिहार की अगर बात करें तो आ रहे हैं अन्य तबके के लोग। ऑफकोर्स डोमिनेंस अभी भी है अपर कास्ट का, लेकिन अन्य तबके के लोग आ रहे हैं। अब देखिए क्या है ना कि अब सिर्फ अखबार नहीं रहा, अब पोर्टल भी है, यूट्यूब चैनल्स हैं, तो अब बहुत ज़्यादा है। बिहार में देखेंगे तो अधिमान्यता प्राप्त 1000 आपको जर्नलिस्ट मिलेंगे। तो अब जो चूँकि संख्या बड़ी है तो लोग आ रहे हैं, तो एक सोशल चर्निंग चल रहा है। एक बात तो ये होती है कि अवेयरनेस है, जैसा आपने बताया आपके ऑर्गेनाइजेशन में इन चीज़ों को लेकर अवेयरनेस है। दूसरी चीज़ होती है कि उन तबकों का वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन हो। तो क्या इससे चीज़ें बदल जाएंगी? जो कहानियाँ हैं लोगों की, जो मीडिया का रोल है वो कहानियाँ पहुँचाने का लोगों तक, वो
उस तबके के रिप्रेजेंटेशन से बदल जाती है बनिस्बत इसके कि वही सवर्ण डोमिनेटेड तबका उन कहानियों को कहे और ये कहे कि भाई वो अवेयर है, वो सिंपैथेटिक है, वो हर चीज़ों को लेकर बहुत संवेदनशील है, लेकिन कहानियाँ वही कह रहा है। नहीं, देखिए मैं अपना आपको खुद एग्जांपल देता हूँ। मेरी पहली किताब रूल्ड और मिसरूल्ड आई, जिसका अनुवाद होकर के कितना रात कितना काजवानी प्रकाशन से आया। मुझे जो बेस्ट कम्प्लीमेंट मिलता है, तो जो मुझे फ़ोन करते हैं, मैंने अपना फ़ोन नंबर दे दिया है बैक पेज पर, तो मुझे फ़ोन करते हैं कि आपकी किताब में कोई आइडियोलॉजिकल स्लांट नहीं है। वो मेरे सरनेम पर नहीं जाते हैं, बर्थ तो कोइंसिडेंस है, वो मेरा चॉइस नहीं था। तो वो एक इंडिविजुअल जर्नलिस्ट की कैसी जर्नलिस्टिक ट्रेनिंग है, कैसे बिहेव करते हैं। मैं अपना एक बीटर एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं अच्छा नहीं लगता है बोलना कि मैं जब दिल्ली में आया, दिल्ली में काम करता था, तो मेरा एक दोस्त था, उसका नाम अभिज्ञान हंस था स्टेट्समैन में। मैं बाद में जाना निकलते वक्त तो वो हंस नहीं हैंस है, ये क्रिश्चियन, बट आई डिडंट बॉदर टू नो। लेकिन जब मैं बिहार आया तो मुझे कुछ जर्नलिस्ट ने कहा कि जिन जर्नलिस्ट का नाम दिया वो एक पर्टिकुलर एक ट्रेंड देखा। मैंने कहा वाई आइडेंटिफाई कर रहे हो, तो वो मैंने कस्टम देखा, तो मैंने उस अपने आप को कम से कम उस लॉबी से दूर रखा। अभी मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन होता है। मैं एक्सप्रेस को 17 साल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और आप जैसे प्रतिष्ठित जगह में ललन टॉप और सब जगह आता हूँ। तो ये जो ऑब्जेक्टिविटी किताबें लिखी है, तो वो मेरे सरनेम्स के कारण नहीं है, मेरी अपनी जो जर्नलिस्टिक ट्रेनिंग है, कैसा आपका एजुकेशन प्राप्त हुआ है, उस पर रिफ्लेक्ट करता है। ये ऐसा नहीं रातों रात चेंज हो जाएगा कि पर्टिकुलर ये आता है। ही इज टॉकिंग अबाउट रिप्रेजेंटेशन और इंटरेस्ट दोनों होना चाहिए। वो चीज़ें हो रही है, प्रोसेस स्लो है। मैं जैसे शुरुआत में कहा कि ग्रास रूट से ये स्टार्ट होने की जरूरत है। कॉमन स्कूल सिस्टम लाने की बात हुई थी, बहुत अच्छी बात चढ़ी। मदन मोहन झा प्रिंसिपल सेक्रेटरी थी, 5,000 करोड़ का बजट डिसाइड हो गया था, एजुकेशन लॉबी के कारण नहीं हो पाया। प्राइवेट एजुकेशन इंक्लूडिंग पॉलिटिशियंस उसके पार्ट थे। क्या कहा जाएगा इसमें? अब बहुत सारी इस समस्या की जड़ें बहुत गहरी हैं, बहुत लेयर्ड है। ये पटना यूनिवर्सिटी के छात्र हमारे साथ थे, इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस जैसे प्रतिष्ठित समूह के असिस्टेंट एडिटर भी हमारे साथ थे। उम्मीद है आप लोगों को ये बातचीत अच्छी लगी होगी। इनका पॉइंट ऑफ व्यू, अलग अलग जो नज़रिया था वो भी आप लोगों तक पहुंचा। विज्ञापन से मुक्त, किसी भी तरह के प्रायोजित कार्यक्रम से मुक्त न्यूज़ लॉन्ड्री और द न्यूज़ मिनट का ये कार्यक्रम आप तक हम पहुँचा रहे हैं। न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें। This election season, your right to choose puts you at the heart of it again. We'd like to be your eyes and ears. Choose the journalism and media that serves democracy and you. Simply log on to newslaundry.com/2024 election fund and choose an amount of your choice for the reports of your choice.